नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश की राजनीति में इस वक्त बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक तरफ भाजपा के उसके सहयोगी दलों से अनबन की खबरें आ रही हैं, यानी कि एनडीए में अनबन की खबरें, तो दूसरी तरफ भाजपा शासित राज्यों में कहीं मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सहयोगियों को शांत किया जा रहा है। और इसके साथ ही भाजपा को अब अपने घटते जनाधार की चिंता भी सताने लग गई है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सत्ता हाथ से निकल न जाए, इस चिंता में भी आरएसएस खास करके यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल अब गठबंधन बनाने की तरफ संजीदा नजर आ रहे हैं। बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही कहें तो इस मुश्किल घड़ी में, इस समय जब चारों तरफ बीजेपी का बोलबाला है, वैसी घड़ी में बीजेपी को पटखनी देने के लिए विपक्षी दल जो हैं वो साथ आने की कवायद में लगे हुए हैं। और अब ये भी हम देख रहे हैं कि शरद पवार हों, चाहे ममता बनर्जी हैं कि राहुल गांधी हैं, ये तमाम नेता कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष जो हैं एकजुट हो जाएं। लेकिन अब एक सबसे बड़ा जो यहां पर सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि अब सोनिया गांधी इस पूरे विपक्षी एकता को एक सूत्र में पिरोने की, एक सूत्र में बांधने की कोशिश में सबसे ऊपर यानी कि मुख्य भूमिका में नजर दिख रही हैं। और इसीलिए ये भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि देश की राजनीति में आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सोनिया गांधी अब आने वाले समय में क्या बदलाव ला सकती हैं, देश की राजनीति में उनका बाहर निकल के आना, विपक्षी दलों की तरफ हाथ बढ़ाना, ये क्या कुछ कहता है, इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और जैसा आप देख भी रहे हैं हमारे टैगलाइन में कि सोनिया गांधी ने संभाली विपक्षी एकता की कमान, आखिर वो कौन सी विपक्षी एकता की कमान है? क्या ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे नेता सोनिया गांधी के साथ आएंगे? क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो काम नहीं हो पा रहा है वो सोनिया गांधी कर पाएंगी, करेंगी? ये समझने की कोशिश इस पूरे कार्यक्रम के तहत हम करेंगे। और क्या ममता बनर्जी साथ आएंगी या शरद पवार साथ आएंगे, लालू प्रसाद यादव साथ आएंगे कि मायावती जी भी साथ आएंगी? यही सारी बातें इस कार्यक्रम में। और एक तरफ जहां दोस्तों आप जान रहे हैं कि अफगानिस्तान क्राइसिस लगातार सामने है, पिछले 3 दिनों से हम टेलीविजन चैनल्स पर लगातार देख रहे हैं। कल भी शाम को 7 बजे जब हमारे साथ आप लोग उपस्थित हुए थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर के, अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर के हमने बात की थी। लेकिन आज अफगानिस्तान से इतर अपने देश के भीतर मोदी सरकार को पटखनी देने के लिए विपक्ष क्या कुछ कर रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ सीधे देहरादून से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ साथी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जुयाल जी। दिनेश जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे कोलकाता से, आप सब परिचित हैं, सुमन भट्टाचार्य जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुमन जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत है हमारे साथी और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत कर रहा हूं। और स्वागत है तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। अभी देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों के नाम, यहाँ देवेंद्र चटर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। अब्दुल्ला रहमान जुड़े हुए हैं, असलम चिश्ती जुड़ गए हैं हमारे साथ, कमरदीन अंसारी जुड़े हुए हैं, अहमद हुसैन जुड़े हुए हैं, सोनू कुमार हैं, मोहिमुद्दीन। तो तमाम साथियों, आप सबको एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, जो जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं सबका। और आज हम पूरे 1 घंटे जो आपके सामने पेश करेंगे वो यही कि आखिर सोनिया गांधी के इर्द गिर्द कैसे अब विपक्षी एकता जो है वो दिखाई देगी, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और सोनिया गांधी काफी वक्त तक हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों वो पर्दे के पीछे से काम कर रही थीं और उसका मुख्य कारण था स्वास्थ्य उनका, हेल्थ उनका ठीक नहीं होना। और उसके बाद कोरोना के कारण भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे नेता और जिनकी तबीयत ऐसे भी ठीक ना हो, वो कोरोना काल में ऐसे भी डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप ऐसे समय में जो महामारी है उसमें आप घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन सोनिया गांधी को हमने ये भी देखा कि वर्चुअली वो बैठक लेती रही, कई बैठकें उन्होंने ली हैं और खासकर अंदरूनी बैठक जो कांग्रेस के अंदर की थी। इसी बीच 2019 में आपको याद होगा जब चुनाव हार गई थी कांग्रेस, लोकसभा का चुनाव, राहुल गांधी उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और फाइनली सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला, जो आज तक वो संभाली हुई हैं। 20 अगस्त को भी अब
आने वाले समय में ये जो 20 अगस्त है यानी आज 17 तारीख है और 3 दिन बाद विपक्षी दलों की बैठक सोनिया गांधी बुलाई हैं और यही समझने की यहाँ कोशिश करेंगे कि क्या ये गठबंधन बनाने की नई रणनीति होगी, नई कोशिश होगी। ये तमाम बातें यहाँ पर हम रखेंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले सीधे सुमन जी आपके पास आना चाहूंगा। और जब हम सोनिया गांधी ने जो बैठक बुलाई है विपक्षी दलों की बैठक 20 तारीख को, उससे पहले कल जो खबर आई ये कि कांग्रेस की महिला संगठन की अध्यक्ष असम की सुष्मिता देव सिंह, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, कांग्रेस इस्तीफा दे दिया और आज उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस एक तरफ टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी के साथ और तमाम दूसरे दलों के साथ मीटिंग करने जा रही है। सोनिया गांधी से ममता बनर्जी आकर के मुलाकात करती हैं। दिल्ली जब ममता बनर्जी आती हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों से मुलाकात होती है। एक तरफ से जब ममता बनर्जी चुनाव के दौरान, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान चिट्ठी लिखती हैं तो सबसे ऊपर सोनिया गांधी का नाम लिखती हैं, विपक्षी एकता की बात करती हैं और कहती हैं कि आप सबको एक साथ एकजुट होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या यह कहा जाए कि कांग्रेस में सेंधमारी भी कर रही हैं? क्या कहेंगे? राजीव जी, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो मैं बोलूंगा ये होना नहीं चाहिए था। ये सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ा, उसको कांग्रेस छोड़ना भी नहीं चाहिए था और उसको फिर तृणमूल में जाना भी नहीं चाहिए था। मैं ये इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये अगर जो आपने बड़ा बात कहा, आप जब एक लार्जर कंसोलिडेशन तैयार कर रहे हैं अब ऐसा होना नहीं चाहिए जो अपने बीच ही इधर उधर कोई करते रहे। देखिए, सुष्मिता का एक क्राइसिस है और मैं वो समझता हूं क्योंकि जो आसाम की जो पॉलिटिक्स में है उसमें वो ज्यादा अच्छे नहीं परफॉर्म कर रही थी। एंड हर फादर, उनके जो पिताजी थे संतोष मोहन देव, वो ममता बनर्जी के काफी क्लोज थे, इसीलिए दोनों का एक पुराना फैमिली रिलेशन था। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो आसाम या नॉर्थ ईस्ट का जहां जहां पे बंगाली पॉपुलेशन है, जहां पे बंगाली वोट मायना रखता है, वहां पे ममता बनर्जी का पॉपुलैरिटी आज के दिन में बहुत ऊपर है। तो शायद सुष्मिता देव ने सोचा होगा जो शिलचर से अगला चुनाव उसका तृणमूल को टिकट से लड़ना अच्छा रहेगा, ये उनका सोच होना चाहिए। लेकिन आप अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी या राजनीतिक दाव पेच का बारे में बोलते हैं तो मैं जरूर कहूंगा और मैं वो फिर से रिपीट करूंगा, ये होना नहीं चाहिए था और तृणमूल को भी उसको पार्टी में लेना नहीं चाहिए था। क्योंकि आपने जो बात बोला है वो बिल्कुल सच बात बोला है और सीधा बात बोला है। अगर आप एक बड़े कंसोलिडेशन को तैयार कर रहे हैं तब यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पार्टी छोड़ के कोई दूसरे पार्टी में चला जाए एक ही कंसोलिडेशन के बीच। देखिए, ये ममता बनर्जी हो या शरद पवार हो या जगन रेड्डी हो, जो भी हो, इन सारे लोगों को करना है बीजेपी को तोड़ना। कांग्रेस को तोड़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राजीव जी, मैं पहले भी जो बात बोला हूं वो बात मैं रिपीट करूंगा कि कांग्रेस अगर 250 सीट में बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई नहीं करेगा, अगर बीजेपी को रोकेगा नहीं, तो कोई भी आप कंसोलिडेशन बना लीजिए, बाकी जो 280 सीट है उनमें जितना भी कंसोलिडेशन हो, उसमें अगर आप 140 भी सीट लाते हैं, मैं 50% की सक्सेस रेट की बोल रहा हूं, तो भी आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते। बीजेपी को रोकने के लिए बीजेपी का जो हार्टलैंड है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे जगह पे, या हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे जगह पे बीजेपी के साथ कांग्रेस का ये आमने सामने लड़ाई है। तो कांग्रेस को वीक करके या कांग्रेस को नीचा दिखा के कोई फायदा नहीं है। अपना एक कंसोलिडेशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक के साथ दूसरे का रिस्पेक्ट होना चाहिए और एक के साथ दूसरा का वो रिलेशन होना चाहिए। और आपने जो टिप्पणी के साथ शुरू किया, मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात मानूंगा। मेरा जो सेंस ऑफ पॉलिटिक्स है, मैं बोलूंगा लोग सोनिया गांधी को उतना भाव नहीं देते, लेकिन मेरे हिसाब से सोनिया गांधी इज ए रिमार्केबल पॉलिटिशियन। हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि 2004 से 14 2 इलेक्शन कांग्रेस को जिताया। देखिए, कांग्रेस में ऐसा ज्यादा लीडर आप नहीं पाएंगे इंदिरा गांधी को सिवाय, जो 2 इलेक्शन कांग्रेस को जिताया है।
और जैसे वो 2004 में पूरा ऑपोजिशन को अलायंस को स्टीच किया था, जैसे डीएमके जिसके साथ कांग्रेस का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था, और जो जिसके खिलाफ राजीव गांधी का हत्या का आरोप में जैन कमीशन की रिपोर्ट में डीएमके की तरफ उंगली उठाया गया था। तो उस डीएमके के साथ जिस खूबसूरती से सोनिया गांधी ने अलायंस जोड़ा, और सिर्फ अलायंस जोड़ा नहीं, 10 साल गवर्नमेंट चलाया, वो हिस्ट्री में याद होना चाहिए। देखिए राजीव जी, एक प्रॉब्लम होता है, मैं कल ही अफगानिस्तान के बाद में बता रहा था, जिस दिन जॉर्ज बुश अमेरिका में खड़ा होकर बोला था वॉर ऑन टेरर, उस दिन मैं अमेरिका में था, और उसके बाद जो बाद वाला बुश का इलेक्शन भी मैंने कवर किया, बाद में भी तो मैं हम लोगों को ख्याल नहीं रहा जी इसमें 20 साल चला गया। ये 20 साल अफगानिस्तान के ऊपर क्या बीता, और 20 साल बाद अचानक से अफगानिस्तान से अमेरिकन आर्मी चला जाता है। अफगानिस्तान के बाद छोड़िए, मैं जो बोलना चाहता हूं, हम लोग जब हिस्ट्री के जो टाइम में रहते हैं, उस टाइम जो हिस्ट्री का पार्ट बनता जा रहा है, वो हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं। सोनिया गांधी मेरे ख्याल से इज ए फैसिनेटिंग पॉलिटिशियन, इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियन इंडिया हैज गॉट इन द लास्ट 75 ईयर्स। देश की ये 75 साल की इतिहास में वो ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको याद रखना चाहिए, और ऐसे बहुत कुछ उन्होंने शुरू किया जो शायद आज से 20 साल बाद भी पॉलिटिक्स में याद रखा जाएगा। बिल्कुल 20 साल बाद भी, 20 साल पहले क्या कुछ किया सोनिया गांधी ने। आपको याद होगा कि उससे पहले सोनिया गांधी, जब राजीव गांधी की हत्या हुई उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब कांग्रेस की हालत पतली हो गई थी, मतलब कांग्रेस डगमगाती हुई दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे फिर सोनिया गांधी ने कमान संभाली, और 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को पटखनी देने के बाद 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक सोनिया गांधी की पार्टी, यानी उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में जो सरकार चली, यूपीए पार्ट 1 और यूपीए पार्ट 2, जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, आप सब जानते हैं। लेकिन फिर से सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान गई। राहुल गांधी थोड़ा इमोशनल ज्यादा हैं, उन्होंने मैं इमोशनली वर्ड स्पेशली यहां कोट करूंगा, शायद मेरे साथी भी जो तीनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं शायद सहमत होंगे, क्योंकि एक पॉलिटिशियन चुनाव जीते हारे, यहां जबकि मिनिस्ट्री मिली हुई रहती है और बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, मिनिस्टर्स जो हैं वो इस्तीफा नहीं देते हैं। एक पॉलिटिशियन जो है, राहुल गांधी जैसा पॉलिटिशियन, अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान को छोड़ देता है और आज तक कहता है कि हम उस पद पर नहीं आएंगे। और इस बीच जब क्राइसिस आती है पार्टी के अंदर, और आप जान रहे हैं कि इसी बीच एक क्राइसिस ये भी आई कि G23 नाम का एक ग्रुप भी बन गया, जो लगातार चिट्ठियां लिखता रहता है, अलग अलग मंचों पर जाता रहता है, और कांग्रेस के अंदर ही बैठ करके एक विपक्ष की भूमिका निभाता है। यह भी अच्छी बात है। एक कहा गया है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, तो यही है कि निंदक को हमेशा पास ही रखना चाहिए ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो बताता रहे। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इसको मैं पॉजिटिव वे में लेता हूं, G23 को भी पॉजिटिव वे में लेता हूं, चाहे उसके जितने बड़े नेता हैं, गुलाम नबी आजाद से लेकर के कपिल सिब्बल तक, इन लोगों के बारे में भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सोचना चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी जी अब बीमार हैं, आप जानते हैं, उसके बाद भी कांग्रेस की कमान संभाली हुई हैं, और साथ साथ कुछ बोलना चाह रहे हैं सुमन जी? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये G23 इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि कांग्रेस के पास राज्यसभा में ज्यादा सीट नहीं है। अगर राज्यसभा में ज्यादा सीट फॉर्म हो जाता तो कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, ये किसी भी लीडर को अब नाखुश नहीं देखते। ये राज्यसभा के लिए एक कोटा हो जाना चाहिए, तब आप देखेंगे गुलाम नबी आजाद, जो जिंदगी में कभी तो आजाद नहीं हो पाए, लेकिन गुलाम किसका रहे वो सोचना चाहिए। तो ये सारे लीडर उभर के आगे है, G23 फॉर्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीधे दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा। सोनिया गांधी एक बार फिर से बैठक ले रही हैं। उस बैठक में सोनिया गांधी की बैठक 20 तारीख को है, वर्चुअल बैठक है, लेकिन तमाम विपक्षी दल, खासकर ममता बनर्जी से लेकर के शरद पवार तक उस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि सोनिया गांधी की एक अलग तरह की राजनीति रही है। अभी सुमन जी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे, बता रहे थे, एक अलग राजनीति रही है। और इसी बीच कांग्रेस में भी, कांग्रेस का जो किला है उसे दरकता हुआ भी हम
लगातार देख रहे हैं, ओवरऑल आपको क्या लगता है, क्या विपक्षी एकता को मतलब विपक्षी दलों को एकजुट करने में सबसे अहम भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी निभा सकती हैं? आपको क्या लगता है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये सवाल है कि क्या वो सोनिया गांधी हो सकती हैं? क्योंकि बहुत तमाम नेताओं को हमने देख लिया, सब अपने अपने ढंग से अपने विचारों के साथ वो रस्सी को खींचते हैं अपनी ओर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मायावती जी और दूसरा एक नेता जो दूसरे हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के ही अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी। ये दोनों लगातार अपने आप से एक दूरी इस विपक्षी दल के विपक्षी गठबंधन से बनाकर रखे हुए हैं, मायावती बहुत ज्यादा। आपको क्या लगता है कि ये तमाम नेता एक साथ आ सकते हैं अगर सोनिया आगे बढ़ती हैं तो? देखिए, जो माहौल है अगर इसमें एक साथ नहीं आए तो ये बाकी राजनीति के साथ में अन्याय ही होगा। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। कपिल सिब्बल जी की बात जो सोनिया जी के पहल के बारे में कहा, स्वागत किया इसका, और एक बात कही कि कांग्रेस को भी पुनरुद्धार की जरूरत है। इस बात को भी समझा जाना चाहिए। आपने सुष्मिता देव का उदाहरण जिक्र किया, वो भी कंसिडर किया जाना चाहिए। क्यों हो रहा है ऐसा? निश्चित रूप से कांग्रेस जो अदर देन बीजेपी पॉलिटिक्स हमारे देश में है उसमें सबसे बड़ी ताकत है और देश को आगे बढ़कर के कमान संभालनी चाहिए। सोनिया पहले कपिल सिब्बल जी ने दावत दी, अब सोनिया जी दावत दे रही। पहली अगर हम कहें तो ममता की लिस्ट में पहला कदम उन्होंने बढ़ाया और अब सोनिया जी अपनी बहुत सोच विचार कर करके अब बैठक कर रही है। तो देखिए, माहौल तैयार है और इसमें जाने से पहले कुछ आग्रहों को छोड़ना पड़ेगा। सुमन जी ने बहुत अच्छी ढंग से सोनिया जी की कुछ अच्छे पहलू बताए। अच्छा है उनमें उस दौर में जब राजीव गांधी के बाद एक माहौल बन गया था तो उस सूनापन था, तो उसने कांग्रेस को खड़ा किया। खुद उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके मनमोहन सिंह को आगे करके एक उदाहरण पेश किया और पीछे से लगातार वो गाइड करती रही कांग्रेस को। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक भी तो हुई है। देखिए, आज कांग्रेस कौन है? 74 साल के कमलनाथ जी, 74 साल के दिग्विजय सिंह जी, इसी उम्र की सोनिया जी, और बोरा साहब जो है वो 90 प्लस हो गए तो भी वो कांग्रेस चला रहे थे। गुजरात के अहमद पटेल साहब। क्या है कि एक बुजुर्गों का एक वो जो हैवी टॉप हो गया था कांग्रेस का, उस टॉप के चलते इन्होंने यूथ को आगे बढ़ने नहीं दिया, तैयार नहीं किया, मनीष नहीं किया। राहुल गांधी का फोकस था सोनिया जी का, उनका बच्चा है, अपने बच्चे के लिए हर माँ बाप करता है। लेकिन जब आप एक बड़ी पार्टी की नेता है तो आपको और जगह भी ध्यान देना था, मुझे लगता है। कमलनाथ मध्य प्रदेश में सत्ता नहीं जाती। अगर महाराजा को समझा दिया गया होता, महाराजा सिंधिया को समझा दिया, एक यंग लीडर आपको गया, जितेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश से गए, आप कहोगे बहुत फर्क भी मतलब फर्क पड़ता है। वहां पर गहलोत साहब और सचिन ने बहुत मेहनत की है राजस्थान में, लेकिन सचिन को अभी भी वो छटपटाते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत सारे संकेत, वो जब पीछे हटे तो उन्होंने कहा जो देश की आवाज समझिए, खूब क्या रहा है देश में, एक बार गांधी सिंह से बात तेरह लेके आइए। तो ये जो असुरक्षा की भावना है रही है सोनिया गांधी के अंदर अपने परिवार के प्रति और बाकी नेताओं में भी, जो सीनियर लीडर कांग्रेस के रहे हैं उनमें जो असुरक्षा की भावना रही है, उसकी वजह से कांग्रेस वहां नहीं है जहां उसको होना चाहिए था। इतनी कमजोर हालत में कांग्रेस हो चुकी कांग्रेस की मोदी जी चैलेंज पे चैलेंज दे जा रहे हैं। मैं तो ऐसा करूंगा जो तुमसे होता कर लो, मैंने ये नोटबंदी कर ली जो तुमसे होता कर लो, मैं मंदिर के मामले में कानून से ऊपर जाऊंगा, मैंने कर लो, मैंने कश्मीर के मामले कानून से ऊपर जाकर के बात करूंगा, तुमसे जो होता कर लो, किसानों के मामले में सुनेंगे नहीं, तुमसे जो होता कर लो। तो ये जो मोदी जी का जो अहम बना है, जिस तरह से वो एक तरह से निरंकुश लोकतांत्रिक राजा हो गए हैं, तो उसके पीछे भी कांग्रेस का कमजोर होना है। और कमजोर इसलिए हुई कि हम कांग्रेस ने
यंग लीडर को ठीक से ग्रूम नहीं किया। अगर इन लीडर्स को कांग्रेस ग्रूम कर लेती तो आज की कांग्रेस बेहतर होता कि आज राहुल गांधी होते और वो इस दावत को दे रहे होते, और तो कुछ इसका और मैसेज होता। सोनिया जी है निश्चित रूप से सीजन पॉलिटिशियन है और अच्छी पहल की बहरहाल, लेकिन ये जो माहौल बन रहा है मुझे लगता है कि इसका साथ साथ और भी चीजों को देखने की जरूरत है। अब पवार साहब है, 80 साल के पवार साहब हो गए हैं। अब इस देश में कुछ नया होना चाहिए। इन बुजुर्गों की वजह से बहुत दुर्गति हो चुकी है, मेरा एक अपना मानना है। नई सोच को आने देना चाहिए। भाई आप हम कहीं भी नौकरी में जाते हैं, अखबार में नौकरी नहीं मिलती साहब, 40 साल से ऊपर का संपर्क नहीं रखा जाता आज के जमाने में। तो सब जगह नए खून की तलाश हो रही है, नए आयतों की तलाश हो रही है। लेकिन हमारी जो राजनीति है इसमें बूढ़े खाए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी कंसीडर किया जाना चाहिए इस नई पहल में। अगर तभी उसमें जोश आएगा। मोदी जी काफी अच्छा है और ऐसी स्थिति आ गई कि आज डिफेंस से पॉलिटिक्स खेल रहा है सब जगह, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो। अब अगले 24 में उनको डिफेंस भी खेलना है, यही हालत बने रहे। तो इस माहौल में अगर सोनिया जी ने पहल की, स्वागत योग्य है। और दिन से अगर इसको करेंगे का एक अपना महत्व है, और भी सब लोग ठीक से जोड़ेंगे वो होगा, पहल करेंगे तो रंग लाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी रवि दिनेश जी, आपकी आवाज भी बीच बीच में थोड़ी सी कट रही है। मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि थोड़ा सा आवाज चेक करें। लेकिन सीधे अमलेंदु जी आपके पास आऊंगा, और आपके पास आने से पहले बहुत सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं और अपने कमेंट लिख रहे हैं। इन लोगों के जो विचार हैं वो भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। महेंद्र मलिक भी हमारे साथ है, रूप राम गुगरवाल जी जुड़े हुए हैं, जावेद इकबाल जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, सुभाष तिवारी हैं, सीमा खातून हैं और मिला नायक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो तमाम साथी, देवेंद्र चटर्जी लगातार बने हुए हैं, और हीरा सिंह राठौर भी, सोनिया गांधी जी कभी भी स्वार्थ से काम नहीं करती लिख रहे हैं। अहमद जिया भी सोनिया जी जिंदाबाद लिख रहे हैं। तो बहुत सारे साथ मदीना का मुसाफिर जुड़ गए हैं हमारे साथ, और कायम खान भी जुड़े हुए हैं, उषा परगनिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, मांगी लाल श्रीमाली भी जुड़े हुए हैं, ऑल राइट लिख रहे हैं, ऑल राइट सर। सैयद जाफर भी हैं, वॉइस नॉट क्लियर बोल रहे हैं, बिल्कुल अभी हमने बताया भी। और नसीम खान भी हाय लिख रहे हैं, सैयद जाफर गुड इवनिंग कह रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, और हम अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, और उसमें सोनिया गांधी एक बार फिर से बाहर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक सोनिया गांधी, हालांकि आप जान रहे हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में है कांग्रेस में, और कांग्रेस के अंदर ही ये बातें उठती हैं कि जो अध्यक्ष अगला हो उसका चुनाव हो और गांधी परिवार से ना हो। इस बारे में भी बहुत सारी बातें होती हैं, और जितनी बातें अंदर होती हैं उससे ज्यादा बातें बाहर होती हैं, और खासकर उस पर दिलचस्पी किसकी रहती है, तो बीजेपी की रहती है ज्यादा, जो कहती है कि यहां तो मां बेटे की सरकार चल रही है, मां बेटे की पार्टी चल रही है। लेकिन इससे थोड़ा मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसलिए नहीं रखता हूं इत्तेफाक क्योंकि बीजेपी में भी एक लंबी फहरिस्त है जहां पर बाप बेटी और तमाम ऐसे लोग हैं, मतलब रिश्तेदार भरे पड़े हैं, जिनकी गिनती अगर की जाए तो कम पड़ जाए, और कांग्रेस से तो कम ही पड़ेगी, मतलब कांग्रेस से तो ज्यादा पड़ेगी। इसीलिए ये कहना भी गलत है कि हाँ एक ही पार्टी में। और देखिए, वकील का बेटा वकील बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनेगा? या अगर मां पॉलिटिशियन है तो बेटा क्यों नहीं पॉलिटिशियन बनेगा? पत्रकार का बेटा अगर पत्रकार बन गया तो क्या दिक्कत है? तो यही बात है कि अगर कोई प्रोफेशन कहीं से किसी को जोड़ा जाता है, इनहेरिट करता है, वो अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इसमें क्या बुराई है? तो मां बेटे की बात करोगे आप ठीक है, जिनके बच्चे नहीं हैं उनकी तो बात दूर, लेकिन भाई जिनके बच्चे हैं वो तो हैं ही। बीजेपी में भी बहुत लोग हैं, राजनाथ सिंह जी से लेकर के और उधर रमन सिंह तक आप देख लीजिए, सबके बेटे आज पॉलिटिक्स में हैं। एक लंबी फहरिस्त है हमारे साथी, और आप लोग बहुत सब जानते हैं कि कितनी लंबी फहरिस्त बीजेपी में भी है। खैर, अभी चर्चा उसकी नहीं कर रहे हैं हम कि राहुल गांधी क्यों राजनीति में है और सोनिया गांधी राजनीति में क्या कर रही हैं। चर्चा हम ये कर रहे हैं कि सोनिया गांधी
विपक्षी एकता को किस प्रकार मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में ममता बनर्जी को हमने देखा, फिर उधर शरद पवार को देखा, दूसरे जो दक्षिण के जो राज्य हैं उसके कई नेताओं को भी देखा। दक्षिण के राज्यों को जब भी विपक्ष की बात करें तो ये हम भूल नहीं सकते, तमिलनाडु है और उसके अलावा कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ये 4 राज्य जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण के इन चारों राज्यों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ जब सोनिया गांधी और ममता बनर्जी और शरद पवार तीनों एक साथ आते हैं, एक मंच पे आएंगे तो क्या गुल खिलाएंगे, यही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी भी आएंगी? आप देख लीजिए, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, माफ करें, मायावती का सवाल मैं कर रहा था। ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव। हालांकि ये जितने नाम मैं ले रहा हूं सबकी उम्र 70 से ऊपर है। और जैसा अभी दिनेश जी बता भी रहे थे कि हाँ, ये इसमें ये भी होना चाहिए कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, उस उम्र के लोगों को आगे आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, जो लोग एक एनर्जी के साथ में अपनी पार्टी को आगे बढ़ा पाएं, अपनी यूनिटी को आगे बढ़ा पाएं और साथ साथ जो सत्ता पक्ष है उसको एक चुनौती दे पाएं। और ऐसे में राहुल गांधी बहुत ही मुफीद नेता के रूप में, और आज से अगर 5 साल पहले उनको सत्ता अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी तो उस कमान को आगे बढ़ाना चाहिए था। खैर, ये राहुल गांधी का मामला है, वो नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। अब कब फिर से उस कमान को संभालेंगे ये तो बाद की बात है। लेकिन अमलेंदु जी, सवाल यही है कि क्या आपको लगता है थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी यहां टटोलने की कोशिश करेंगे? और ममता बनर्जी और शरद पवार की बात तो हो रही है, लेकिन मायावती की बात यहां नहीं हो रही है। क्या कहेंगे, मायावती जी इस गठबंधन से दूरी क्यों बनाकर रखी हुई हैं? देखिए राजीव जी, असल में मायावती और अखिलेश यादव दोनों की समस्या एक है। और हालांकि अखिलेश यादव तो थोड़ा झुक भी जाते हैं, क्योंकि उनको शायद कुछ समझा दिया जाता है थोड़ा सा, तो वो समझ भी जाते हैं। लेकिन मायावती की समस्या ज्यादा बड़ी है। और मायावती जी की समस्या ज्यादा बड़ी इसलिए कि एक तो दोनों का वोट जिसपे है, मतलब कायम है, तो दोनों कांग्रेस के पुराने वोट थे और उस पर अब बसपा का और सपा का दोनों का कब्जा है एक तरीके से। तो अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं या कांग्रेस बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि वो फिर इनका नुकसान होगा। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस बढ़े और सपा बसपा कमजोर हो। ये भाजपा की भी रणनीति है, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत होगी, भाजपा की मजबूत किस रात है, किस जमीन पे होगी? वो जमीन सपा और बसपा के पास है, जिस पे वो खड़ी होगी। और सपा और बसपा को साधना बहुत आसान काम है, कांग्रेस को साध पाना आसान काम नहीं है। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को तो साधा जा सकता है, सीबीआई के डर से कह लीजिए या किसी की डर से कह लीजिए, राज्यसभा की सीट्स के जरिए। अब तो जो मंत्री जो है वो बंगलों के लिए लड़ रहे हैं कि बंगले के आधार पर भी जो है अब लिया जा सकता है। और बंगलों की स्थिति तो ये है कि ये मतलब बंगले के ये तो है लोग जो चिराग पासवान तक बन जाते हैं, अब जी बना भी देते हैं सबको, मतलब जिसको बंगला चाहिए। तो बंगले की राजनीति ऐसी दिल्ली में, तो दिल्ली में बंगले की बड़ी अहमियत है। मुझसे रामविलास पासवान जी जब जीवित थे तो उस समय एक एलजेपी के नेता ने कहा कि बंगलों की जो है बड़ी मुसीबत है और हमारे नेता भी जो बंगले के चक्कर में जो है वो बंधुआ बने हैं। तो ये व्यक्तिगत बातचीत थी, इसलिए नाम लेना नहीं चाहूंगा उनका जिनका। तो ये बंगलों की भी राजनीति जो है, तो ये भी बहुत कुछ है। तो ये बड़ी समस्याएं जो है इस विपक्षी एकता में हैं, और खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर के। और चूंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, तो इसलिए इस समय भी जो है सपा बसपा दोनों जो है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ जो सटना नहीं चाहेंगे। और अगर सटेंगे तो हालांकि दोनों को नुकसान नहीं होगा, दोनों को नुकसान नहीं होगा, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन सवाल है कि इससे इनको जैसे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ही नहीं देखना है, उनको अपना फायदा भी देखना है। तो अपना फायदा तभी होगा कि जब तक कांग्रेस कमजोर रहे। तो ये उत्तर प्रदेश की जो है वो राजनीति है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी जो है इस मोह से बाहर निकलना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा आ जाएगी अगर ये कमजोर होंगे और विपक्षी एकता कमजोर होगी। क्योंकि देखिए सब अपना बढ़ना चाहते हैं, सब अपना जो बढ़ाना चाहते हैं। तो कांग्रेस अपनी जमीन पर खड़े होना क्यों नहीं चाहती? सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में आप अपनी जमीन पर खड़े होना क्यों नहीं चाहते? आप क्यों जो है बार बार विपक्षी एकता के नाम पे या सांप्रदायिकता के खिलाफ जो है इस नाम
आप अपनी जमीन जो दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं, और इसी का नुकसान जो है कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश बिहार में कांग्रेस को लगातार होता रहा है कि आप जो है सांप्रदायिकता की लड़ाई के नाम पे, भाजपा के खिलाफ लड़ाई के नाम पे आप जो है दूसरे लोगों को आप जगह देते जाते हैं, और जो लोग जिनके लिए आप जगह देते हैं वो पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो या तो समझौता कर लेते हैं या तो उसके दबाव में आ जाते हैं, किसी भी कारण से आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस इस समय काम कर रही है, वहां नाना पटोले को बनाया गया, और नाना पटोले जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसी वजह से शरद पवार वहां नाराज है। जिस तरीके से क्या हेमंत रेड्डी तेलंगाना में बनाए गए हैं, तो वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस, ये सब लोग जो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, और चूंकि ये व्यक्तिगत लोगों की पार्टियां हो गई, या कह लीजिए कि व्यक्तिवादी जो है पार्टियां हो गई एक तरीके से, तो इनको सेट करना सरकार के लिए बड़ा आसान काम है। जो भी सरकार में बैठा होगा, जिसके पास भी पावर होगी, उनको बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है वो केंद्र सरकार के दबाव में होती है, राज्यों को करनी होती हैं, और आप सरकार में हैं तो भी, और सरकार से बाहर है तब भी जो बहुत सी चीजें केंद्र सरकार के दबाव में होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें जो होती है वो सब हो रही हैं। और जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है कि ममता बनर्जी ने जैसे सुष्मिता देव को हटा दिया, आपको याद होगा जब असम का चल रहा था उस समय भी मैंने टिप्पणी की थी कि कांग्रेस जो है वहाँ सुष्मिता देव का जो मूड है और जो उनकी अंदरूनी चीजें चल रही हैं उसको भाप लिया है, और इसलिए उनके लोगों को टिकट कम दिए गए हैं, जो मेरी जानकारी थी। और ये चीजें वहां चुनाव से पहले से थी। सुष्मिता देव जो है, अगर सरकार बनने की स्थिति होगी या कुछ ऐसी स्थिति होगी, तो सुष्मिता देव जो है वो पाला बदलने में देर नहीं करेंगी। ये सूचनाएं थी कांग्रेस तक थी, और इसलिए उनको समझाया बुझाया तो गया, लेकिन उनके लोगों को यथावत ज्यादा टिकट नहीं दिए गए, कुछ लोगों को थे उनको दिया गया। तो ये चीजें हुई। अब ममता बनर्जी ने जो किया, ममता बनर्जी भी अब वही गेम खेल रही है जो उनको नहीं खेलना चाहिए। अगर ठीक आप विपक्षी एकता करना एक अलग चीज है। अब थोड़े दिन पहले से एक उनका सवाल आया, असम के जो नेता अखिल गोगोई, उन्होंने भी कहा कि ममता बनर्जी ने जो हमको ऑफर दिया है कि आप अपनी पार्टी विलय कर लीजिए। ठीक है, आप भाई हर आदमी अपना विस्तार करना चाहता है, आप भी अपना विस्तार कीजिए, लेकिन अब ये तो देखिए कि आप किस जमीन पे विस्तार अपना करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राकेश टिकैत को जो है वो ऑफर किया गया, हमारे यहाँ चैनल पे ही बादल स्वरूप जी के सामने को बदल देता, उन्होंने बिना नाम लिए ममता बनर्जी ने इशारा किया कि आप यूपी में हमारा चेहरा बन जाइए। तो अगर यूपी में आप जो है राकेश टिकैत को अपना चेहरा बना करके अगर आप पैर रखना चाहती हैं, तो यहाँ किस कमजोर करना चाहती हैं? तो यही सवाल है। अगर इसी तरीके से कांग्रेस करना शुरू कर दे, देखिए जो G23 के लोग हैं वो अपने सुमन जी ने जिस तरीके से कहा कि भाई राज्यसभा में अगर सीटें होती तो ये सब कुछ करवा, तो असली बात यही है कि इनको भी ममता बनर्जी अच्छी लग रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में पहुंचा जा सकता है। और फिर बात ये है कि बंगला चाहिए दिल्ली में, गुलाम नबी आजाद को भी बंगला चाहिए, कपिल सिब्बल को भी बंगला चाहिए। और कांग्रेस की बर्बादी की जड़ जो है ये दिल्ली से लेकर जम्मू तक जो 17-18 मंत्री से यही रहे, और सब राज्यसभा से आते थे। दिनेश जी कह रहे थे कि जो सब बुजुर्ग जो सभी बन गया था, तो ये बुजुर्ग नहीं, ये जो दिल्ली से लेकर जम्मू के जो 17 थे और सब राज्यसभा से आने वाले थे, तो ये कांग्रेस की बर्बादी की जड़ थे। और आज भी जो है कांग्रेस की बर्बादी की जड़ अधिकतर यही लोग। तो अब ये इनसे कौन से निपटेगी, उनका अंदरूनी मसला है। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी सोनिया गांधी की जो पहल है, मुझे लगता है कि शायद अभी ये जो है ये किसी को प्रधानमंत्री बनाने की पहल नहीं है। आज भी पहल ये है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का मजबूत गठबंधन बने, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो संसद के अंदर, संसद से लेकर के और राज्यों तक जिस तरीके से विपक्ष को परेशान कर तमाम लोगों को, और जिस तरीके से जबरदस्ती करके लोकतंत्र की एक तरीके से कहा जाए कि डेमोक्रेसी के साथ जो है वो छल छद्म कर रही है, जिस तरीके से कानून पास कराए जा रहे हैं, इन तक ये मजबूत विपक्ष जो है खड़ा हो, और किसी के ऊपर कोई संकट आए तो सारा मजबूत विपक्ष जो है वो उसके साथ खड़ा हो। चुकी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो तो क्षेत्रीय शत्रुओं को परेशान करके ही अपना कराने की है। जिस तरीके से वो नवीन पटनायक के सहयोग से, केसीआर के सहयोग से, जगनमोहन रेड्डी के सहयोग से तमाम बिल जो है वो पास कराते रहे पहले भी। तो इस तरीके से तो ये जो परिस्थितियां बने, तो उनको भी भरोसा दिया जाए कि ये जो है मतलब विपक्ष मजबूत है, तो आप किसी को इस आसानी परेशान नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थितियां उसमें यही है, और इतनी जल्दी कोई 2024 का जो है कोई मुझे भी नहीं लगता है कि अभी से जो गठबंधन का आकार ले सकता है।
मैं फिर कहूंगा कि मान लीजिए 2024 में मोदी जी चेहरा ना रहे भारतीय जनता पार्टी का, कोई दूसरा हो, क्योंकि वहां भी जो है नए खून का संकट है। दिनेश जी कह रहे थे, मोदी जी जो हैं वो भी अब मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं। सेकंड लीडरशिप वहां भी कहाँ है भाई? अमित शाह हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, मतलब दो नाम जो समझे जाते हैं कि ये मोदी जी को इनको प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं और दोनों, मुझे नहीं लगता कि राज्यों से बाहर निकल के, अमित शाह जी तो खैर एक तरीके से कहा जाए तो पूरी छत्र छाया उनको मोदी जी से बाहर निकलने के बाद, मोदी जी अगर नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री और पावर में नहीं रहेंगे तो उसी दिन अमित शाह जी का जो वर्चस्व है एक तरीके से वो सब समाप्त हो जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति उसके हिसाब से। राजनाथ सिंह भी जो है वो मार्गदर्शक मंडल में पहुंचने वाले हैं, गडकरी जी भी पहुंचने वाले हैं, सब ये सब पहुंचने वाले हैं, तो ये बहुत सी चीजें संकट वहां भी है। तो ऐसी स्थिति में जो है तब फिर किसके खिलाफ मोर्चा बनेगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी मोर्चा बनेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में, उसकी अभी से मतलब कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती, उसमें काम हो सकता है कि संभावित सहयोगियों को तलाश करके रखा जाए। और फिलहाल की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो 2024 या 2024 से पहले ये सरकार जो है इस संविधान को छिन्न भिन्न ना कर पाए, संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं को, लोकतंत्र की मर्यादाओं को ताड़ ना कर पाए। आज सबसे पहले आवश्यकता है इसकी, ये 2024 जब जाएगा तब उसको देखा जाएगा, लेकिन ये जो काम पहला है, अब मुझे लगता है कि सोनिया गांधी शायद इसी में काम करेंगी। जी राजीव है कि एक मजबूत अगर विपक्ष सामने होगा, देश में अगर एक मजबूत विपक्ष होगा तो मनमानी सत्ता पक्ष नहीं कर पाएगा, और वही उसी मनमानी को रोकने के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। लेकिन आपके पास सुमन जी आना चाहूंगा। शरद पवार और ममता बनर्जी ये दोनों नेता पहले ही कह चुके हैं और आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन, अगर गठबंधन की बात, थर्ड फ्रंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल सामने की बात कर रहे हैं, यह संभव नहीं। आप भी कई बार बोल चुके हैं कि लगभग 250 सीटें ऐसी आती हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने चुनाव लड़ती है, और ये बात अगर आप और हम जानते हैं तो राजनेता तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ममता बनर्जी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, शरद पवार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए इन लोगों ने कहा है कि कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन जो है वो संभव नहीं है। लेकिन सवाल कांग्रेस में भी नेतृत्व का है कि इसके लिए राहुल गांधी का नाम जो सामने आता है बार बार, क्या राहुल गांधी के नाम पर शरद पवार और ममता बनर्जी जो हैं वो ऐसे लीडर्स तैयार नहीं हैं, इसीलिए सोनिया गांधी सामने आ रही हैं। अब सोनिया गांधी को इसीलिए आना पड़ रहा है। और अगर इफ और बट की बात कर रहा हूं सुमन जी, कि अगर ये विपक्षी एकता आगे बढ़ते हुए 2024 का चुनाव ये एक जो विपक्ष है वो जीत जाता है, तो फिर तो खोजना पड़ेगा एक मनमोहन सिंह जैसा एक और आदमी जो प्रधानमंत्री पद का दावे, मतलब प्रधानमंत्री बनकर बैठे। तो थोड़ा सा एग्जेजरेशन है, बहुत आगे की बात मैं कर रहा हूं। हालांकि अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि ये सब कुछ 2024 को देखकर नहीं हो रहा है, चीजें जो है सामने हैं और अभी सामने 5 राज्यों का चुनाव है। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी, एक तरफ हम जब कांग्रेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो फिर राहुल गांधी को भी हम सामने नहीं देखना चाहते हैं। क्या इससे आप सहमत हैं? आप क्या कहेंगे इस पूरी उस पे? कहीं से कोई टिप्पणी नहीं है। सोनिया गांधी का अचानक बाहर आना ये एक बहुत मायने रखता है, इसी पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। यही थोड़ा आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या इस नेतृत्व को, जो लीडरशिप है, ममता बनर्जी हैं, चाहे शरद पवार हैं या चाहे और भी बुजुर्गवार जो नेता हैं विपक्षी दलों के, वो कांग्रेस में भी एक ऐसे बुजुर्गवार नेता की तलाश में रहे हैं और उनके सामने राहुल गांधी से ज्यादा सोनिया गांधी जो हैं वो सही और मुफीद लगती हैं। राजीव जी, मैं ये कहने से पहले तो और तो वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी या अमलेंदु जी ने जो बोला, मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहता हूं। दिनेश जी बहुत अच्छा बोल। कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस का प्रॉब्लम है जो हर स्टेट में आप अगर देखेंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन लीडर है, वो गुजरात में हार्दिक पटेल हो या पंजाब में नवजीत सिंह सिद्धू हो या राजस्थान में सचिन पायलट हो, हर स्टेट में जो नेक्स्ट जनरेशन लीडर है उनको उतना स्कोप नहीं दिया जा रहा है। यही प्रॉब्लम है। और अमलेंदु जी ने भी बहुत एक अच्छी बात कहा जो मैं हर दिन दिल से बोलता हूं। आप देखते हैं हम लोग कांग्रेस के बारे में जो सोचते, जो सोच हमारे दिल में है, जिसके लिए हम भारत के बारे में बात करते हैं, जो गांधी का कांग्रेस थे,
उस कांग्रेस से क्या निकल के गया? उस अमन बिल्कुल ठीक बोला, यूपी का दलित का वोट, यूपी का मुसलमान का वोट, बिहार का दलित का वोट, यही तो निकल के गया है ना। इसीलिए तो कांग्रेस को आज कमजोर लग रहे हैं। तो ये वोट लालू प्रसाद जी के पास बिहार में गया, यूपी में मुलायम सिंह प्रसाद जी के पास गया, और अब तो दो लीडर के बारे में बोल रहे हैं, शरद पवार और ममता बनर्जी के पास भी जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है। तो कांग्रेस को अपना वोट बैंक, कांग्रेस पिछला 30 साल की पॉलिटिक्स में पोस्ट 1989 कांग्रेस ने वो वोट बैंक खोया है। और अगर आप देखेंगे, मैं 30 साल का इसलिए बोल रहा हूं, दिनेश जी जो बोल रहे थे बहुत अच्छी तरह से दिनेश जी एज बता के बोल रहे थे। आज का जो कांग्रेस का लीडरशिप है वो उस जमाने का बिफोर 1989 राजीव गांधी के साथ काम करते हुए लीडरशिप है। कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अशोक गहलोत हो, जो भी है, तो कांग्रेस के पास वो लीडरशिप होना चाहिए जो राहुल गांधी के साथ पिछला 15 साल से काम कर है या काम कर रहा है या अगले 20 साल की सोच सकता है। देखिए बीजेपी के साथ जो ये जो लड़ाई है, ये तो एक दिन में खत्म नहीं होगा। आप एक हिंदुत्व की एक जीन को बॉटल से बाहर निकाल दिया तो उसको साथ आपको 20 साल लड़ना पड़ेगा। और राहुल गांधी हर वक्त बोलता है जो आरएसएस के खिलाफ ये लड़ाई, तो ये लड़ाई आपको लड़ने के लिए, ये दिनेश बहुत अच्छे तरह से बताया, नेक्स्ट जनरेशन एक लीडरशिप को आपको आगे लाना पड़ेगा जो एक कम्युनलिज्म के साथ लड़ेगा। और अमरिंदर जी भी किस वोट बैंक को निशाना करेगा उसको बता दिया, जो वो दलित, मुसलमान, जो अभी पिछले बार का वोट बैंक जो कांग्रेस ने पिछले 30 साल में दूसरे के पास खोया है, उसको वापस लाने पड़ेगा। Now comes why Sonia Gandhi is needed. देखिए, बुरा मत मानिए, अफगानिस्तान के बाद जो बाइडेन को बहुत मिल रहा है, मैं वो मानता हूं, लेकिन अगर अमेरिकन इलेक्शन के आप देखेंगे 2000 में अमेरिका में ट्रंप को हराने के लिए जो बाइडेन जैसे लीडर चाहिए था, जो बहुत सारे कुछ को स्टिच करने पाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी के पास एक पुराना वोट बैंक था, लेकिन एक नया जो नौजवान है जिसको रशीदा तालिब या कमला हैरिस रिप्रेजेंट करते हैं, जो सीधी तरह से रिपब्लिकन के साथ फाइट में जाना चाहते हैं, लेकिन हर वक्त तो फाइट के साथ साथ आपको बहुत कुछ एड्रेस करना पड़ता है। जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वोट है, जो ट्रेडिशनल एंग्लो सैक्सन वोट है, उसको भी आप डेमोक्रेट की झोली में लाना पड़ेगा। नहीं तो आप ट्रम्प जैसे मैं कहूंगा एक जादूगर है जो कैसे इलेक्शन जीतता है किसको समझ में नहीं आता है, आप उसको हरा नहीं सकते थे। तो मैं बोलूंगा जो बाइडेन को जिस लिए जरूरत था उसी लिए सोनिया गांधी को भी आज जरूरत है। उसका उम्र 75 से ऊपर हो सकता है, लेकिन वो स्टिचिंग कर सकता है। ये स्टिचिंग के लिए बहुत ये हमारा, मैं कहूंगा इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, अभी तक राहुल गांधी उस जगह पे पहुंचा नहीं जो शायद अमूल्य ने बोला। ये मीटिंग राहुल गांधी के नेतृत्व में होना चाहिए, जिस मीटिंग में राहुल गांधी बोलेंगे तो सारे लोग चले आएंगे। लेकिन जैसे अमेरिका में कमला हैरिस कैनॉट बी, she could not be the presidential candidate for 2020. She might be the presidential candidate for 2024. उसी तरह राहुल गांधी अभी तक वो बेस को तैयार नहीं कर पाया। ये कांग्रेस का एक अनहोनी वीकनेस है। इसीलिए सोनिया गांधी, मैं वही बोलूंगा, जो आप अगर याद रखेंगे, जो सोनिया गांधी जो कांग्रेस को फिर से जगाने के लिए या स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो 1996 में वो शुरू किया था। शायद जिस दिन नाजिबुल्लाह को अफगानिस्तान में फांसी में झुलाया गया था। तो 25 साल में सारे जगह पे लीडरशिप चेंज हो गया, लेकिन भारत में ऑपोजिशन का लीडरशिप या बीजेपी विरोधी का कमान उसी इसीलिए मैं बोलता हूं सोनिया गांधी से ग्रेट लीडर। 25 साल बाद भी 1996 में सीताराम केशरी से हाथ में लेकर सोनिया गांधी ने जो काम किया था, 25 साल बाद भी सोनिया गांधी को ही वो काम करने पड़ रहा है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। 25 साल में पूरा दुनिया बदल गई, पूरा दुनिया में इतना सारे लीडर आ गया। ठीक है, इमरान खान कहां से प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन हम
एक अच्छे ऐसे लीडर, सेकुलर लीडर जिसको भारत की हम लोग आत्मा मानते हैं, ऐसे लीडर को प्रोड्यूस नहीं कर पाए। ये हमारा वीकनेस है। दिस इज अनफॉर्चुनेट थिंग, बट लेट अस हम लोग जो सोचते हैं दिनेश जी, अगर सोनिया गांधी ये लीडरशिप को एस्टैब्लिश कर पाते हैं तो जो ये सारे स्टेट में आप अगर देखेंगे ऐसे नहीं है, लीडर नहीं है। महाराष्ट्र में हार्दिक पटेल है, राजस्थान में सचिन पायलट है, आप सारे जगह में अभी भी ऐसे लीडर मिलेंगे जो नौजवान है। नौजवान मीन्स मैं राहुल गांधी के उम्र के आसपास ही 40-45-50 के आसपास ही बोल रहा हूं, जो लीडर है जो कमान संभाल सकते हैं। लेकिन उसको शायद और एक टार्मिक सोनिया गांधी को मिलेगा जो उसको ग्रूम करे और एक लीडरशिप को तैयार करे जो ये हिंदुत्व की जो एग्रेसिव फोर्स है उसको चैलेंज कर पाए। राजीव जी, जो हिंदुत्व के अग्रेसिव फोर्स को चैलेंज करने के लिए यहां भी अग्रेशन चाहिए और वही एनर्जी चाहिए, वही जोश चाहिए। लेकिन वो जोश जो दूसरी पंक्ति है, जो दूसरी लाइन है कांग्रेस की, जिसमें अभी बता भी रहे हैं, अगर आप देखें बहुत लोग कहते हैं कि पंजाब में सिद्धू को कमान देकर के सही नहीं किया, लेकिन अगर अगली सोच देखी जाए तो लगता है कि सिद्धू को कमान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसी तरह अगर आप देखें तो एक तरफ वहां राजस्थान में लड़ाई दो नेताओं के बीच लगातार चल रही है पिछले लगभग 2.5 साल से, और वो लड़ाई है सचिन पायलट और वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में। तो इस लड़ाई को भी दूर करके सचिन पायलट को आगे लाना चाहिए, कैसे लाएं वो देखना होगा। जैसे अभी दिनेश जी बता भी रहे थे, जो लड़ाई वहां पर हमने देखी मध्य प्रदेश में, उस लड़ाई में भी क्या हुआ, आखिर हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गंवा दिया, मतलब कांग्रेस ने गंवा दिया, ये भी सोचना चाहिए था। तो ये तमाम बातें जो मैं बता रहा हूं, ये कांग्रेस को अंदर खाने में एक दूसरी लाइन पैरेलल, और सही मैनेजर वही होता है जो अपने साथ साथ एक लाइन तैयार करता जाता है। मतलब एक अनुभवी लोगों की टीम है जो ऊपर बैठी हुई है, जो आपको अपने अनुभवों के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको काम करने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए आपके सामने होती है वो टीम। और दूसरी टीम ये होती है जो सीखती करती है और जिसके अंदर जोश होता है। ये इस जोश की कमी इस वक्त है खासकर कांग्रेस में। उस कमी को कैसे दूर करेगी कांग्रेस, कैसे राहुल गांधी आगे आएंगे? अगर राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि मैं अध्यक्ष पद नहीं संभालूंगा, तो ये भी कहीं ना कहीं वो मेरे मतलब पर्सनल में ये कह रहा हूं, मेरे हिसाब से वो गलती करते हैं। उनको ऐसे मौके पर, जबकि आपकी नैया डूब रही है, तब आप नाव छोड़ के भाग जाओ, ये सही नहीं है। ये बिल्कुल कतई इसे मैं सही नहीं मानता हूं। और उस समय जिस समय कांग्रेस हारी थी 2019 का चुनाव, वो तो बिल्कुल सही समय नहीं था राहुल गांधी को कमान छोड़ने का। खैर, ये उनका पर्सनल मामला है। एक विश्लेषक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में मैं अपनी बात रख रहा हूं, और मेरी बातों से हो सकता है कई लोग सहमत होंगे, कई लोग असहमत होंगे, मतलब कई लोगों को मेरी बातें पसंद ना आए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हो, वैसे समय में आप भी अगर छोड़ दें और बिल्कुल कि जिसको देखना है देख लो, तो वैसे ही G23 टाइप के लोग तैयार हो जाते हैं। और जिनको देने के लिए आपके पास में कुछ नहीं है अगर, तो फिर वो आपको कुरेदते रहेंगे और ऐसे ऐसे बयान देंगे, और ऐसे ऐसे वक्त में जब आपकी लुटिया डूबेगी, आपकी नैया डूबेगी। इसीलिए इसको भी समझना होगा। खैर, एक बार फिर से आना चाहूंगा दिनेश जी आपके पास। कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, और आपने भी अपनी बात पहले वक्तव्य में रखी, अमलेंदु जी ने भी बहुत विस्तार से बताया, फिर सुमन जी भी बहुत विस्तार से बता रहे हैं। एक बात मैं ये समझना चाहूंगा, खास करके जब अभी कई राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, और इधर हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्षी दल एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, कल ही एक सर्वे भी आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ काफी तेजी से पिछले 1 साल में गिरा है। पिछले साल यानी 2020 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में 66% लोग थे, वो अब 24% पे आ गए हैं। तो जबरदस्त ग्राफ गिरा है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये बताया जा रहा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का ग्राफ बढ़ा है, और उस ग्राफ को देखें तो 1% का इजाफा हुआ है। 8 से 9% हो गए हैं, या 7 से 8% हो गए हैं, लेकिन उसको उस हिसाब से बताया जा रहा है कि ये जबरदस्त उछाल है।
क्या दो बातें यहां पे, एक तो यह कि विपक्षी एकता को देखकर संघ या बीजेपी जिस प्रकार अभी मुस्तैदी के साथ, चुस्ती के साथ मैदान में आया हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी वाले बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं अभी से, चाहे वो आप हर राज्य को देख लीजिए, उत्तराखंड में आप हैं, उत्तराखंड को भी देख लें हम, और उत्तर प्रदेश तो है ही, ये खासकर दो राज्य। उसके अलावा दूसरा सवाल ये कि उनकी चुस्ती मुस्तैदी की बात, दूसरा सवाल ये कि जो ये ग्राफ दिखाने की कोशिश, जो ये कि मोदी जी का डाउन जा रहा है और योगी जी ऊपर उठ रहे हैं, आज की तारीख में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में योगी जी को सामने लाया जाए तो उनके पक्ष में 8% 9% लोग या 11% लोग बोल रहे हैं, ये जो बातें आ रही हैं ये कहीं एक पैरेलली दूसरी लाइन को खड़ी करने के लिए, दूसरी लाइन तैयार करने की कोशिश में ये पूरा मीडिया मैनेजमेंट है क्या? थोड़ा समझना चाहूंगा, आपका एक लंबा अनुभव है मीडिया में, इसलिए। जी, ये मैनेजमेंट गढ़े जा रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश की जो बात है बहुत पहले से गढ़े जा रहे हैं। योगी जी अपने कारण से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मोदी जी अपने कारण से, तो इसलिए मैनेजमेंट गढ़े जा रहे हैं। मैं बहुत देख रहा हूँ आजकल बड़े तेल पोल आ रहा है उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी, और वो पर्सनैलिटी से कभी तो इसकी पॉपुलरिटी कितनी है, इसकी पॉपुलरिटी कितनी है, तो ये सब बनाए जा रहे हैं। कुछ खास लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं और वो फिर उसको फिर मीडिया में फायर करते हैं कि भाई ये देखिए हो गया, ये हो गया। तो मैं उनको बहुत विश्वसनीय नहीं मानता हूँ, बहुत नहीं मानता हूँ। असल मसला यह है कि बीजेपी इस समय कंफर्टेबल नहीं है। बीजेपी को लगने लगा है कि मामला ठीक नहीं है। अपोजिशन की एक अच्छी पहल हुई है और जैसे मेरा जो पहले कहने का मतलब था कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर है। अब जैसे यूपी की बात कर लो तो यूपी में अगर आपको विपक्ष है सत्ता परिवर्तन करना है तो कांग्रेस से तो नहीं होगा। कांग्रेस ने तो पहले ही हाथ पीछे खींच लिए, उन्हें प्रियंका को ताकत नहीं दी और वहां पर अखिलेश ही कुछ करेंगे। उनके साथ आरएलडी जुड़ेगी, जयंत चौधरी जुड़ेंगे, चंद्रशेखर रावण हो गया, वो उस तरह के खेल बनाएंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस ही मुख्य विपक्ष भूमिका में आज है। अब अरविंद केजरीवाल आए हैं, उनका थोड़ा ग्राफ बढ़ेगा क्योंकि आजकल उनकी गतिविधि बढ़ी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पर। लेकिन हकीकत जहां वो इसलिए आ रही है कि हरीश रावत के बाद फेक सिर्फ दिखाई दे रही है हमको, जो है वो इतने सक्षम नहीं है कि उनका भरोसा किया जा सके। जहां कुर्सी लड़ाई शुरू हो गई, पहले शुरू हो गई, तो कांग्रेस को बहुत सारे मोर्चे मैनेज करने, जैसे मैंने पहले भी कहा था। देखिए, जब राजीव गांधी आए थे तो उनको बहुत राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन 21वीं सदी का सपना, आईटी क्रांति, एक नया सोच और एक ऊर्जा राजनीति में आई थी और हम लोगों ने उसको महसूस किया था। उनका कहने के अंदाज में कुछ लोग टिप्पणी करते रहे। राजीव गांधी ने एक नई ऊर्जा देश की राजनीति को दी थी। वही जब राहुल गांधी ग्रूम हो रहे थे, वो कांग्रेस में एक लीडरशिप डेवलप कर रहे थे, तो जो कांग्रेस के ओल्ड राज हैं उन्होंने ओल्ड सोनिया गांधी पर एक आया और उनको बहुत उनके हाथ पांव से ज्यादा खुलने नहीं दिया। राहुल गांधी ने बहुत सारे मेरे भाषण उनको सुने हैं और मुझे सेंसिटिव आदमी लगता है। वो ऐसा आदमी नहीं कि धर्म के बारे में अपना अज्ञान दिखाए, इतिहास के बारे में अज्ञान से बड़े आप देश की जो चला रहे हैं उनका धर्म और इतिहास और भूगोल और पता नहीं किन किस तरह का अज्ञान हमारे सामने आता है। ऐसा अज्ञान राहुल गांधी से हमको नहीं कभी सुनने को मिला। हाँ, उनका एक पप्पू नैरेटिव बनाया गया, भाजपा ने बनाया और उस पप्पू नैरेटिव को कांग्रेस ओल्ड राज ने पुख्ता किया। ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, कर सकते हैं ये, अब उसको लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं। मेरा जो इशू यही पहले कुछ न कुछ कहने यही था कि कांग्रेस के ओल्ड गार्ड ने जिनको सोनिया गांधी, उन्होंने को नहीं दी, राहुल गांधी को डेवलप नहीं किया, बर्दाश्त किए और अलग होती इतनी खराब चीजें नहीं होती। तो मेरा आपने डिफरेंट राज्यों की जो सिचुएशन कही, पंजाब में ठीक है, पंजाब में भी आप आज अकाली दल वैक्सीन दिखाई दे रहा है, वो जो चीजें है वही वहां पे चल रहा है। तो
ये सब कांग्रेस के अवरोध हैं। इन अवरोध को कांग्रेस को सिब्बल जी की बहुत सारी बातों पर यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन जो उन्होंने सूत्रवाद किया कि किस क्रम में विपक्षी की एकता के क्रम में कांग्रेस के पुनरुद्धार की भी केवल प्रयास चाहिए। अगर ये प्रयास होते हैं तो निश्चित रूप से सक्रिय और कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी की तरह कि भाई इसमें आपको लीड करना है, आप सबसे ज्यादा प्रभाव आपका है, सबसे ज्यादा सदस्य आपके पास है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में आपकी नीतीश मौजूद की दूसरे ज्यादा, बाकी तो क्षेत्रों में एक एक राज्य के हैं, लेकिन आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है और उस महत्वपूर्ण भूमिका चलाने के लिए आपको खुले दिल से आना पड़ेगा। और जो घटक है ममता, ये जो सुमन जी ने कहा, मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि गलत समय था कांग्रेस में तोड़फोड़ करने का। उनने इस इरादे से किया कि मेरा भी वचन है और मैं भी नेशनल लीडरशिप की दावा इस मकसद से किया है, तो ये बहुत गलत था। ये होना है वैसे, लेकिन इसकी भी बड़ी बड़ी तस्वीर है। ये आज के दौर में बहुत समय से चल रही थी, आपने भी बताया। तो ये चीजें बन रही है और उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर हो, क्योंकि जो कुछ समय में इस देश में हो रहा है, हिंदुस्तान की सियासत में हो रहा है, वो बहुत खास करने वाला है। और ये एक पॉजिटिव पहल है, अगर सोनिया जी इसको अंजाम तक पहुंचा तो बहुत अच्छी बात है। सीधा जी बिल्कुल बिल्कुल। सुमन जी, आप कुछ कह रहे थे? निकलना पड़ेगा 8 बजे और मैं इसलिए माफी चाहता हूं। बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ में। और सुमन जी को कहीं जाना भी है दूसरे कार्यक्रम में, तो बहुत एक बार शुक्रिया अदा करता हूं सुमन जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। और इस कार्यक्रम में आगे भी बातें हम करेंगे और तमाम बातें होंगी। और साथ में अभी हमारे साथ 2 खास साथी जुड़े हुए हैं। अभी आप दिनेश जी की बात सुन रहे थे, दिनेश जुयाल जी सीधे जुड़े हुए हैं देहरादून से हमारे साथ। और हालांकि आवाज आज थोड़ी सी दिनेश जी की वहां से डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी आवाज पूरी हम लोग सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, और साथ में तमाम साथी, आपसा खान जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, हम सीमा खातून जुड़ी हुई हैं, घनश्याम लिम्बाड़िया जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, मदीना का मुसाफिर हैं, देवेंद्र चटर्जी हैं जो कह रहे हैं कि आज मोदी को कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। और उसके अलावा नेशनल मोबाइल कांग्रेस जिंदाबाद लिख रहे हैं। और उसके अलावा आफसा खान लिख रही हैं, पत्रकारों का क्या है वो तो कुछ पैसों में ही बिक जाते हैं, आफसा खां कह रही हैं। मोहम्मद सबीर अंसारी सीमा कह रहे हैं। तो दोस्तों, उसके अलावा कुंदन बिहारी भी, कांग्रेस पार्टी के बिना कोई भी पार्टी भाजपा का सामना नहीं कर सकती है, लिख रहे हैं। AWP नमस्कार लिख रहे हैं। दया शंकर जी जुड़े हुए हैं, देश की जनता भेड़ बन गई है, लिख रहे हैं। कांग्रेस अगर खत्म हो गई तो भारत भी तालिबान बन जाएगा, दया शंकर का कहना। अली अशरफ कह रहे हैं कि राहुल ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, फ्रेंड सच अ लीडर हैं, सच्चे लीडर हैं राहुल, नॉट फेकू, राहुल फेकू नहीं है। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि ताजा सर्वे में अंधभक्तों की अंधभक्ति के कारण मोदी जी की लोकप्रियता 66% से गिरकर 24% पर आ गई है, अंधभक्तों की जय हो। रूपराम गुरवाल कह रहे हैं कि सच्चाई की चर्चा होनी चाहिए, राजीव जी बिल्कुल। और उसके अलावा आपसा लिख रही हैं कि सॉरी सर, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही आप लोगों की बात, हम लोगों की बात इनको पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग थोड़ी सी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं और सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात यहाँ करना जरूरी है, वाजिब है। और दूसरी बात, जो सबसे बढ़िया बात, अभी हमारे साथी जो अभी गए सुमन जी कह रहे थे कि जो सोनिया गांधी आज की तारीख में अभी इस वक्त जो जरूरत है, जो काम कर सकती हैं, उसके लिए भी राहुल गांधी थोड़ा सा कच्चे हैं। बच्चे नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा कच्चे हैं। और यही तो बुजुर्गों के अनुभव का मामला रहता है, और यही समझने की कोशिश हम कर भी रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी की लीडरशिप अगर ममता बनर्जी को पसंद नहीं है, राहुल गांधी की लीडरशिप अगर शरद पवार को पसंद नहीं है, राहुल गांधी की लीडरशिप अगर मायावती को पसंद नहीं है, तो सोनिया गांधी आगे आकर के एक नई लीडरशिप दें, और जब कल इनकी सरकार आए, यानी विपक्षी दलों की सरकार आए, तो फिर एक मनमोहन सिंह को खड़ा कर दें। और अगर नहीं तो हो सकता है तब तक राहुल गांधी सबको पसंद आने लगेंगे। बात तो यही है। सही कह रहा हूं अमलेंदु जी?
और देखिए एक शेर है कि नई रोशनी और पुरानी में फर्क इतना है, जिसे कश्ती नहीं मिलती उसे साहिल नहीं मिलता। मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस जो इसी दुविधा से जूझ रही है कि जो नई रोशनी है उसको साहिल नहीं मिल रहा और पुरानी जो है उसको कश्ती नहीं मिल रही। तो ये जो दिक्कतें हैं मुझे लगता है इससे पार पाना, जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी जब आगे बढ़कर आई है तो वही एक समन्वय जो है बनाने की कोशिश नई और पुरानी पीढ़ी के बीच जो है वो है। और ये अंतर्द्वंद जो है आज से नहीं चल रहा है जी, ये अंतर्द्वंद जो है ये 2014 से पहले शुरू हो गया है और 2000 पहले से तब शुरू हुआ जब जनार्दन द्विवेदी को जो था वो हटाया गया था मीडिया की कवरेज से, मीडिया के संचार विभाग से। ये शुरू हो गया था द्वंद जो है वो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच का, और ये हर जगह होता है और ये कांग्रेस में भी कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं हुआ है, कई तरीके से हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो कांग्रेस की कमजोरी की बात की जा रही है, तो कांग्रेस कमजोर इन 30 सालों में नहीं हुई है। कांग्रेस जो कमजोर हुई वो कांग्रेस कमजोर हुई 1991 से लेकर 1996 के बीच में। इन 5 सालों में कांग्रेस कमजोर हुई और कांग्रेस को कमजोर किया गया, हुई नहीं कमजोर, कांग्रेस को कमजोर किया गया और जानबूझ कमजोर किया गया। जो कांग्रेस के नेतृत्व में लोग थे उन्होंने कमजोर किया और लक्ष्य क्या था? लक्ष्य यही था कि किसी तरीके से नेहरू गांधी परिवार जो है वो लौट करके पॉलिटिक्स में नहीं आने पाए। आपको याद होगा, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सोनिया गांधी जो थी जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे और रायबरेली चली गई थी और एक मीटिंग में उन्होंने था, मतलब पब्लिक मीटिंग कुछ शायद की थी और कुछ बातचीत की थी, जबकि वो पॉलिटिक्स में नहीं आई थी। उसके कुछ समय बाद जो थी वो बेअंत सिंह जी की हत्या हो गई। तो अब लोग इसको जोड़ने वाले सब जोड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या मसला था क्या मसला नहीं था, ये लेकिन सभी इतिहास की चीजें हैं और पीछे कर दिए, मतलब चीजें बहुत सी पीछे चली गई। उसके बाद सीताराम केसरी जी आए, तो हालांकि उस केसरी जी जो थे वो नरसिंह राव से अच्छा काम उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके भी सामने जो लक्ष्य जो था वो कांग्रेस को मजबूत करना नहीं था और बहुत सी चीजों में कमजोर जो है वो कर गए अपने व्यक्तिगत संबंधों की वजह से। उनके आखिरी समय में बड़े अच्छे संबंध रहे और इसलिए मैं जानता हूं कि कांग्रेस को कमजोर करने में हमारे चर्चा की क्या भूमिका रही अंतिम समय में। तो अब बहुत सी चीजें हैं जो मतलब सारी नहीं कही जा सकती हैं और अच्छी नहीं है, क्योंकि संबंधों, निजी संबंधों पे किसी ने कोई बातें किसी के सामने कह दी हैं तो वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें सकती हैं कांग्रेस के अंदर, सोनिया गांधी के आने के बाद सोनिया गांधी ने चीजों को संभालने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है, कोशिश की, बहुत हद तक संभाला भी। लेकिन बात वही है कि दिनेश जी भी ऐसे कह रहे थे कि अपना लोग अगर नाराज होते गए और परिवार टूटता गया तो उसको रोकने की कोशिशें होनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि जो जिन लोगों के हाथ पे पिछले 25-30 सालों में कांग्रेस की कमान रही और जो आज जो G23 कहे जा रहे हैं, इनकी भी एक बड़ी भूमिका जो है कांग्रेस को कमजोर करने में आज समझ में आ रही है, पहले समझ में नहीं आती थी। क्योंकि अगर आप अहमद पटेल लेना चाहते हैं कि अहमद पटेल भी हमने कांग्रेस को बहुत मजबूत किया, तो मेरी ये शुरू से धारणा रही, आज से नहीं, जब वो थे तब भी, क्योंकि मेरा राजनीति में किसी से कोई लेना देना नहीं है और मैं सिर्फ वही देखता हूँ जो सामने दिख रहा होता है, करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अहमद पटेल साहब की भूमिका जो वो कम नहीं है कांग्रेस को कमजोर करने में, और गुलाम नबी आजाद साहब की भी भूमिका कम नहीं है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब का खुद का ये है कि हम तो जो है मतलब सदन में आते ही आते रहते हैं, थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं। तो जो बात वही फिर बंगलों वाली आ रही थी, ये बंगले की जो लड़ाई है, तो ये बंगलों के पीछे जो है सब सत्यानाश बोला है। और अब राहुल गांधी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल जी को बढ़ाना चाहती हैं, और जाहिर सी बात है कि बढ़ाना चाहती भी हैं, और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो राहुल गांधी को ही स्वीकार करेगा, किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करेगा। ये बड़ी एक कड़वी सच्चाई है। तो अब आपको कार्यकर्ताओं की बात समझनी है या नेताओं की, ये कांग्रेस का भी अंतर्द्वंद है और कांग्रेस को नई लीडरशिप तैयार भी करनी है, ये भी उसकी समस्या है। और नई लीडरशिप में आपने पहले जिन लोगों को तैयार किया उनमें से बहुत से लोग जो थे वो किन्हीं भी कारणों से कह लीजिए बिक गए या चढ़ गए, जो भी आप कह सकते हो लीजिए अपनी भाषा में, लेकिन वो आपके साथ नहीं रहे आपने जिन पे लगाया। तो ये कमजोरियां जो इन पर ध्यान रखना पड़ेगी। और सबसे आखिरी बात जो मैं पहले भी कई बार कहता रहा हूँ कि आपको अपने कैडर को वैचारिक तौर पे बहुत मजबूत करना होगा, और जब तक कि ये प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी दल हो, देखिए भारतीय जनता पार्टी की मजबूती नरेंद्र मोदी या अमित शाह या योगी आदित्यनाथ नहीं,
भारतीय जनता पार्टी की मजबूती उसकी आइडियोलॉजी है, वो 100 धक्का करके तमाम लोगों से गठबंधन सब कुछ करती है, लेकिन उसकी जो एक आइडियोलॉजी है, उसका जो लक्ष्य है, उसको नहीं छोड़ती है वो कभी भी। तो ये कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो गांधी नेहरू का फलसफा है और जो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है, उस पर कांग्रेस को भी अपने कैडर को प्रशिक्षित करना होगा। जब तक कि आप ये चीजें नहीं करेंगे तो दिक्कतें तो रहेंगी। मुझे लगता है इन दिक्कतों पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन वही है कि अपनी आइडियोलॉजी के साथ साथ कांग्रेस को अंदरूनी मजबूती चाहिए और एक नई लीडरशिप को तैयार करना होगा। उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आगे आना होगा। सोनिया गांधी से जितना काम हो रहा है वो कर रही हैं और लगातार कर रही हैं। ड्रास्टिक चेंज उन्होंने लाया कांग्रेस में, और 98 के बाद से आप देखिए कि जो परिस्थितियां बदली कि 2004 में कांग्रेस की सरकार देश में आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, यूपीए 1, यूपीए 2 सबने देखा है। उसके बाद ये 10 साल का एक फेज चल रहा है, 7 साल बीत चुका है बीजेपी का। आगे आने वाले समय में और भी 3 साल बीतेंगे और आगे क्या कुछ होगा 2024 में कौन किसकी सरकार बनेगी ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त बात यही है कि एक मजबूत विपक्ष चाहिए इस देश के लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए। और हमेशा कहा जाता है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब देश में विपक्ष मजबूत होगा, और इस बात का ख्याल शायद सोनिया गांधी को है। इसीलिए सोनिया गांधी ने एक बैठक रखी है 20 तारीख को, और उस बैठक में अच्छी बात है कि ममता बनर्जी भी आ रही हैं और शरद पवार भी आ रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग है, लेकिन उस मीटिंग में अगर ये 2 बड़े नेता आ रहे हैं तो अपने आप में इस बैठक की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्ता है इस बैठक की, वो आपको समझ में आ जाएगी। 20 तारीख को क्या कुछ होता है, क्या निकल के आता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज 17 है, कल 18 और 19 2 दिन और भी है, और हर शाम 7 बजे हम आपके बीच रहेंगे, उपस्थित होंगे, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबरें रहती हैं। और खासकर आप जान रहे हैं अफगानिस्तान की क्राइसिस को लेकर के तो खबरें लगातार चल रही हैं, उस पर भी चर्चा फिर से होगी। लेकिन उसके अलावा और भी चर्चा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा जो है वहां की वो चल रही है, और उसमें फिर से एक बार अब्बा जान नामक शब्द जो है वो फिर से बाहर आया है, और उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और बीजेपी में तू मैं का आलम है। तो बहुत सारी बातें आप सब जानते हैं, लेकिन एक घंटे के कार्यक्रम में सारी चीज़ें समेटना बहुत मुश्किल होता है, और कई बार इस बीच टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, आवाज़ ठीक से नहीं आती है, कुछ और होता है। लेकिन आप लोग जुड़ते हैं, अच्छा लगता है, आप लोगों के विचार हम लेते हैं, सुनते हैं, ये अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम सब एक मत हो करके कुछ बातें रखते हैं, कुछ बातें करते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बेहतर दुनिया अगर बनाना है तो आप सबको, हम सबको एक मत होना होगा। कुछ आपकी बातें हमें सुननी होगी, कुछ हमारी बातें आपको भी सुननी होगी। तो आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करना होगा। और दिनेश जी बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े रहे हमारे साथ, और धन्यवाद अमलेंदु जी आपको भी कि आप हमारे साथ जुड़े रहे, और हमारे साथ तमाम साथी जो जुड़े रहे, लगातार अपनी बातों को, अपने विचारों को रखते रहे, इन सबको भी बहुत धन्यवाद। प्रशांत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफ़ी बाद में आए लेकिन जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपको भी। सीमा खातून हमारे साथ बनी हुई हैं, इब्राहिम खान हमारे साथ बने हुए हैं, देवेंद्र चटर्जी हैं, मदीना का मुसाफिर हैं, असलम चिश्ती हमारे साथ बने हुए हैं, कुंदन बिहारी हैं, आपसा खान हैं, मोहम्मद सबीर अंसारी हैं। तो तमाम साथियों आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं, और कल शाम 7 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।